शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूं। मैं उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना पसंद करते हैं, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी गुलजार शेयर कर रहे हैं कराची से। गुलजार कहते हैं, मैं आपके साथ अपनी ख़ुद की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। अब मेरी एज 60 ईयर्स है। ये तब की बात है जब मेरी एज 25 ईयर्स थी। मेरे पास कोई भी काम नहीं था, मैं बिल्कुल बेरोज़गार था। मैं हर तरह से हर तरफ ट्राई करता था कि मुझे कोई भी काम मिल जाए और मैं वो शुरू कर दूं। मेरे एक दोस्त ने मुझे ये कहा कि कब्रिस्तान में जैसे गोरकन होते हैं, गोरकन के तौर पर तुम अगर काम शुरू कर दो तो कुछ ना कुछ गुजारा होता रहेगा। मकली कब्रिस्तान में गोरकन के तौर पर मैंने कुछ अर्सा काम किया, लेकिन एक ऐसा नाकाबिले फरामोश वाक़या मेरी ज़िंदगी में पेश आया कि मैंने वो काम छोड़ दिया। ये तब की बात है जब मैं 25 साल का था। तकरीबन 35-36 साल पहले की ये बात है। मेरे दोस्त ने ही मेरी वहाँ पर बात की तो मुझे मकली कब्रिस्तान में गोरकन के तौर पर काम मिल गया। वहीं पर मुझे रहने के लिए जगह भी दे दी गई। वहीं पर एक मकान था जिसकी सिर्फ बैठक मुझे दे दी गई। एक ड्राइंग रूम में मैं रहता था। रात के टाइम भी मुझे अक्सर जाकर कब्रिस्तान का चक्कर काटना होता था और अगर कभी कोई तदफीन वगैरह होनी होती थी तो पहले आकर इत्ला दे देते थे और फिर वहाँ पर जाकर कब्र कुशाई की जाती थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ, बहुत शदीद सर्दियों की रात थी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरा दिल बहुत सा घबरा रहा था क्योंकि जिस ड्राइंग रूम में जिस बैठक में मैं रहता था वो बिल्कुल छोटा सा एक कमरा सही था। मैं अक्सर गर्मियों के मौसम में तो मैं बाहर ही सो जाया करता था। अब जिस जगह पर मैं रहता था उसके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर मकली कब्रिस्तान था। मकली कब्रिस्तान मुसलमानों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और पुराना तरीन कब्रिस्तान है जहाँ पर राजा महाराजों की भी कब्रें हैं। तो अभी मैं बाहर निकला, शदीद ठंड थी, धुंध नहीं थी, ठंड थी। तो मैं चादर लपेट कर बिल्कुल अपनी बैठक का दरवाज़ा खोलकर बाहर ही बैठ गया। थोड़ी ही देर गुजरी, एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मुझे दूर से कोई आवाज़ दे रहा है। मेरा नाम बाकायदा गुलजार लेकर मुझे दूर से कोई आवाज़ दे रहा है और आवाज़ देने वाला जैसे कोई मर्द है, किसी मर्द की आवाज़ है। मुझे तज्जुब भी हुआ। मैंने टाइम देखा, 1:30 बजे का टाइम था। इस टाइम तो आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं और सर्दी के मौसम में इतनी रात को कौन बाहर होगा। मैं उस आवाज़ के तअक्कुब में उठा और मैं कब्रिस्तान की जानिब चल पड़ा। मुझे डर नहीं लगता था, मैं दिन के टाइम भी वहाँ पर होता था, रात को भी अक्सर चला जाया करता था। बहुत से लोग बहुत सी बातें करते थे कि वहाँ पर जिन्नात हैं, पुरसरार चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। 1 माह हो गया था मुझे काम करते हुए वहाँ पर। जब मैं बाकायदा वहाँ पर मैंने ड्यूटी संभाल ली क्योंकि जिनके घर में रहता था वही मेरा दोस्त था जिसने मेरी वहाँ पर बात की थी। तो प्रॉपर मुझे जब वहाँ पर ड्यूटी स्टार्ट किए हुए तकरीबन 1-1.5 माह हुआ था, लेकिन उसके पास मैं रहता 3-4 माह से था। मैं उन आवाज़ों के तअक्कुब में गया। मुझे लगा कि शायद मेरा दोस्त मुझे बुला रहा होगा। मेरे दोस्त का नाम नज़ीर था, तो मैं नज़ीर को आवाज़ें देता देता कब्रिस्तान के अंदर चला गया। बिल्कुल मैं कब्रिस्तान के दरमियान में पहुंच गया। मीलों तक फैला हुआ कब्रिस्तान है, काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है। मुझे कब्रिस्तान के एक मखसूस हिस्से से धुआं नज़र आ रहा था।
इतनी रात, इतनी ठंड, मेरे पास लालटेन होती थी, मुझे धुआं नज़र आ रहा था और मैं इस धुएं के तक्कुब में वहाँ पर जाने लगा कि अल्लाह ना करे किसी ने यहाँ पर किसी चीज़ को आग ना लगा दी हो। तो मैं पास जाकर देखता हूँ। जब मैं करीब जाने लगा तो वो धुआं आगे आगे चलने लग गया। बाकायदा वो धुआं आगे आगे बढ़ रहा था। उसका कोई एक मखसूस पॉइंट नहीं था कि वो धुआं कहाँ से निकल रहा है, किस चीज़ का धुआं है। एक सफ़ेद कलर का धुआं था जो आगे आगे चलता जा रहा था। उसके पीछे पीछे मैं चल पड़ा। एकदम से मैं क्या देखता हूँ कि धुआं एक तरफ है और मेरी पिछली तरफ से मुझे पायलों की छन छन की आवाज़ आने लग गई। वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर थी। अब वो इतनी सुनसान रात, इतना सन्नाटा, ठंड का मौसम, और वो आवाज़ जब मेरे कानों में पड़ी, बेख्तियार मैं पीछे पलटा और मैंने कहा कि कौन है। तो मैंने बिल्कुल सामने, वहाँ पर बिल्कुल बहुत ज़्यादा कब्रें थीं, सफ़ेद लिबास में मैंने किसी को वहाँ पर जाते देखा। सर के ऊपर भी सफ़ेद कपड़े थे, पूरा लिबास ही सफ़ेद था और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके हाथ में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी रोशनी भी हो रही है। मैंने आवाज़ें देना शुरू कर दी कि कौन है और इस तरफ कौन जा रहा है। मेरे पास भी लाइट थी, उसके पास भी रोशनी थी, जैसे उसके हाथ में कोई चीज़ है जो जल रही है। मैंने वहीं पर खड़े होकर बुलाना शुरू कर दिया, भाई कौन है इतनी रात को अकेले कब्रिस्तान में, कौन हो सकता है। मैंने उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे मैंने इसकी तरफ बढ़ना शुरू किया तो वहाँ पर एक कब्र थी जिसका बहुत ऊंचा, एक कब्र थी और उसका काफ़ी ऊंचा चबूतरा सा बना हुआ था। जैसे ही मैंने देखा कि वो जो सफ़ेद लिबास में जो कोई भी था वो चलता चलता उस कब्र के पास गया, वहाँ पर मैंने उसको बाकायदा खड़े देखा। वो कब्र भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी कब्र थी। जैसे ही मैं भागता हुआ उसके पीछे गया कि मैं देख सकूं कि कौन है, तो वहाँ पर उस कब्र के पास कोई भी नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि मेरी आंखों के सामने सफ़ेद लिबास में यहाँ पर कोई खड़ा था और उसकी कदमों की आहट भी मैंने सुनी, लेकिन वो मेरे वहाँ पर पहुँचते तक गायब हो गया। चारों तरफ मैंने देखा, वो जो सफ़ेद कलर का धुआं मुझे चलता हुआ बाकायदा नज़र आ रहा था वो भी कहीं नहीं था। ये पहली दफ़ा मेरे साथ हुआ। मेरे जहन पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का असर हुआ। मैं फ़ौरन से भागता हुआ अपनी बैठक में वापस आ गया और मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। इतनी शदीद ठंड में भी मेरे जिस्म से बहुत ही ज़्यादा पसीने बह रहे थे और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं बिल्कुल अकेला था, रात काफ़ी ज़्यादा थी। उस वक्त तो मैं किसी को जगा भी नहीं सकता था। जिस टाइम फजर का टाइम हुआ तो सारे महल्लेदार नमाज के लिए जाया करते थे। मैं पूरी रात से जाग रहा था। मैंने फ़ौरन से अपने दोस्त नज़ीर को जैसे मैंने उसकी आवाज़ सुनी कि वो घर से बाहर निकला, दरवाज़ा खुला, मैं भी बाहर आ गया। मैंने उसको सारी बात बताई कि रात को ये माजरा मेरे साथ हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। उसने मुझे तसल्ली दी। उसने कहा कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो मैं पहले भी बताया था कि यहाँ पर अक्सर पुरसरार वजूद देखे जाते हैं, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं देते। तो तुम कोशिश करना कि दोबारा इतनी रात को कब्रिस्तान में ना जाना। मैंने इसको कहा कि ठीक है। मुझे यकीन, अभी तक भी यकीन नहीं आ रहा था। मुझे वो सब बुखार हो गया। अगली रात की बात है, फिर मेरी वही कंडीशन, वही मेरी अजीब सी मेरी हालत हो जाती थी। पता नहीं अब वो उसके वहाँ पर उस जगह पर कुछ असरात थे या जो भी था। एक मखसूस टाइम पर मैं उस ड्राइंग रूम में रह नहीं सकता था। उस कमरे में मुझे ऐसा लगता था कोई मेरा सांस बंद कर रहा है। मैं फिर बाहर निकला। आज हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, लेकिन बिल्कुल हल्की बारिश थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। हल्की हल्की बारिश में मैंने क्या देखा कि मैं बाहर अपने बिल्कुल सामने बैठा था और इतना कर लें कि 15 से 20 कदम दूर वो मकली कब्रिस्तान मुझे सामने नज़र आ रहा था। वहाँ पर मैंने देखा उसके हाथ में रोशनी होती है, वो कोई लड़की थी। उसके सर के बाल भी नज़र आ रहे थे। बाकायदा उसने मुझे अपना आप दिखाया और वो उस कब्रिस्तान में चल फिर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने सफ़ेद लिबास पहना है, जैसे कफन का कलर होता है। मेरा दिल बहुत ज़्यादा दहल गया। मैं फ़ौरन से अंदर आ गया। पता नहीं वो मुझे अपना आप क्यों जाहिर कर रही थी, मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। फिर मेरी वही हालत। आज मैंने अपने दोस्त को कुछ भी नहीं बताया। मैंने ये सोचा कि मैं इमाम मस्जिद साहब के पास जाऊंगा और उनसे बात करूंगा। मुझे मौका ही नहीं मिला। सुबह ही वहाँ पर किसी हम लोगों के इलाके में ही कोई फौतगी होगी तो उनकी तदफीन करनी थी। उन लोगों ने जनाजा रखा था असर के बाद, लेकिन मौसम बहुत सा ख़राब था तो जनाजा जो था उसकी तदफीन मगरिब तक हो गई। बारिश पहले होती रही बहुत ज़्यादा। बहुत मुश्किल के साथ जाकर कब्र कुशाई की। काफ़ी ज़्यादा कब्रिस्तान में आगे जाकर जगह बनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह वहाँ पर खाली नहीं थी। उनके कुछ रिश्तेदारों की ऑलरेडी वहाँ पर कब्रें थीं। तो वहाँ पर जाकर हम लोगों ने फ़ौरन से वो आगे मगरिब के बाद, बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं थे क्योंकि मौसम ख़राब था, बारिश हो रही थी। वो जैसे ही तदफीन की
उसके बाद उन लोगों ने ये कहा कि इसका ज़रा ख्याल रखना, क्योंकि वो ताज़ी नई कब्र होती है, ऊपर से बारिश हो रही थी और इस तरह से ख्याल रखा जाता है कि कोई जानवर आकर नुकसान ना पहुंचा दे। बाकायदा उन लोगों ने मुझे ये कहा कि रात को आप एक दफ़ा चक्कर लगा लेना कि कहीं कोई जानवर आकर कब्र को ख़राब ना कर जाए। मैंने नहीं कहा कि ठीक है, आप परेशान ना हों, मैं ख्याल रखूँगा। हम लोग वापस आ गए, तकरीबन रात 12 बजे का टाइम था। तो अभी मैं सोया नहीं था, तो मैंने ये सोचा कि मैं जाकर एक दफ़ा चक्कर लगा आता हूँ। वहाँ पर रोशनी भी होती थी, बहुत जगह पर लाइट्स भी लगी हुई थी। मेरे पास टॉर्च थी, मैंने टॉर्च ली। मैं टॉर्च लेकर उस कब्र के तरफ बढ़ गया। जैसे मैं उस कब्र के पास गया, वो कब्र बिल्कुल ठीक थी। बारिश के बावजूद उस कब्र को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ था, ना उसकी मिट्टी बहकर नीचे आई थी। वो बिल्कुल ठीक थी जैसे हम लोगों ने बनाई थी। जैसे ही मैं वापस पलटने लगा, मुझे बाकायदा एक हंसी सुनाई दी। हंसने की आवाज़ ऐसे थी जैसे किसी औरत की आवाज़ होती है। मैंने चारों तरफ देखा और मैंने पूछा कि कौन है यहाँ पर, मुझे कौन तंग कर रहा है, लेकिन मुझे नज़र कोई भी नहीं आया। अब मैं वापस पलटने लगा तो बिल्कुल मेरे सामने भी बहुत ज़्यादा कब्रें थीं। मैंने एक कब्र के साथ, यानी एक कब्र के और दो कब्रों के दरमियान में जो थोड़ा सा फासला होता है जहाँ से हम गुज़र सकते हैं, मैंने सफ़ेद लिबास में वहाँ पर किसी को लेटे देखा, बिल्कुल ऐसे जैसे कफन पहना हुआ था और जैसे कोई मैयत होती है सफ़ेद कलर में। मैंने वहाँ पर उसको बाकायदा देखा और उसके पास से हंसी की आवाज़ आ रही थी। उसको देखने की देर थी, मेरा दिल इतना दहल गया, मैं इस हद तक शदीद डर गया। मैंने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। जैसे मैं वहाँ से भागा, मुझे बाकायदा महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे तक दौड़ कर आया, लेकिन वो वजूद उस टाइम मुझे नज़र नहीं आया जब वो मेरे पीछे तक आया। यहाँ तक कि जब मैंने अपनी बैठक का दरवाज़ा आकर बंद किया तो मेरी बैठक के दरवाजे के ऊपर बाकायदा किसी ने ज़ोर डालकर उसको खोलना चाहा। इधर से मैं बंद कर रहा था और बाहर से उसको कोई खोल रहा था। अब ये मेरा दिल दहला देने के लिए काफ़ी था। मैंने अगले दिन अपने दोस्त से बात की। उसको मैंने कहा कि मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकता, क्योंकि आज 3 दिन हो गए हैं, बाकायदा मुझे वो मखलूक नज़र आती है। लड़की है जो सफ़ेद लिबास में होती है, जैसे प्रॉपर कफन होता है वैसा उसने लिबास पहना होता है, बाल खुले होते हैं, उसके हाथ में एक अजीब सी रोशनी होती है जिसमें वो दिखाई देती है। वो क्या है क्या नहीं मैं नहीं जानता। और मैंने वहाँ पर बाकायदा कब्रों के दरमियान में उसको लेटे भी देखा है। उसने मुझे बहुत समझाया कि इतनी जल्दबाजी से काम ना लो, मैं तुम्हें आज लेकर जाऊँगा। यहाँ पर हम लोगों के एक बाबा हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो दम करते हैं, उनसे जाकर बात करते हैं, तुम्हें कोई तावीज़ दे देंगे हिफाजत का। तुम नए आदमी हो इसलिए तुम्हें ज़रा वो चीज़ें अपना आप ज़ाहिर कर रही हैं। यहाँ पर सारा इलाका, सारी दुनिया जानती है, यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उनको पता है कि यहाँ पर कुछ असरात हैं, क्योंकि ये कदीम तरीन कब्रिस्तान है। तो जो बहुत बड़े बहुत कदीम कब्रिस्तान होते हैं वहाँ पर लोग बहुत से अमलियात भी आकर कर जाते हैं। उन अमलियात की वजह से वो जगह इस हद तक आसेब ज़दा हो जाती है कि वो जिन्नात, वो चीज़ें हर तरफ भी फिरते हैं। बाज़ औक़ात बहुत बड़े बड़े जो पीर फ़कीर हज़रात होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, वो जिन्नात को ऐसी जगहों पर कैद भी कर दिया करते हैं। तो वो मुझे ले गया अपने साथ। वो एक बुज़ुर्ग थे, हम लोग तकरीबन दोपहर 12 बजे उनके पास पहुँचे। ना वो बहुत दूर थे और ना ही बहुत करीब, तकरीबन 10-15 मिनट लग गए। काफ़ी उनके पास रश था। जैसे ही लोग उठ कर गए, हमने सारी बात बताई। उन बुज़ुर्ग ने बाकायदा मुझे दम किया। उनका ये कहना था कि मेरे ऊपर पहले से असरात थे। बचपन में उनका मुझे ये कहना था कि बचपन में तुम किसी जगह से डरे थे, जिस जगह पर तुम रहते थे शायद उस जगह से तुम डरे थे। फिर मैंने अपने जहन पर ज़ोर डाला। हम लोग गांव में रहते थे, तो मैं उस वक्त 3री क्लास में पढ़ता था। तो हम लोगों के गांव में प्रॉपर स्कूल तो नहीं होते थे, एक मास्टर साहब होते थे जो हमें पढ़ाया करते थे। तो वो एक बेरी का दरख्त होता था, उस बेरी के दरख्त के पास से मैं डरा था। उस बेरी के दरख्त के ऊपर मैंने किसी बहुत भयानक चेहरे वाली मखलूक को देखा था मगरिब के टाइम। तो मैं डर गया था और मैं पढ़ाई से भी भाग गया था। उनका ये कहना था कि तुम्हारे ऊपर बचपन से वो चीज़ है, फिर जब वक्त गुज़रता गया तुम बड़े हो गए और फिर तुमने ये काम शुरू कर दिया, तुम्हें अक्सर चांद की मखसूस रातों में बुखार हो जाता है। मैंने उन्हें कहा जी बिल्कुल हो जाता है, लेकिन फिर जब मैं कोई मेडिसिन लेता हूँ या अपनी हिफाजत करता हूँ या प्रॉपर नमाज जब मैं 5 वक्त की पढ़ता हूँ तो मुझे फिर बुखार नहीं होता। वो ये कह रहे थे कि ये वही मखलूक है जो बचपन से मेरे ऊपर थी और इस तरह से वो जगह ऐसी थी, कब्रिस्तान था, तो उसने मुझे अपना जाहिर किया, मेरे सामने आई, मुझे आवाज़ें देती थी।
वो जो बुज़ुर्ग थे उनका ये कहना था कि तावीज़ तो वो मुझे दे देंगे, लेकिन बेहतर यही है कि मैं ये काम छोड़ दूँ, क्योंकि मेरे ऊपर उस चीज़ का असर था, साया था। अगर मैं वहाँ पर काम करता रहा रात के टाइम, वो मखलूक मुझे नुकसान भी पहुँचा सकती है। फिर मैंने उनसे तावीज़ लिया, वो तावीज़ मैंने गले में पहन लिया। मेरे दोस्त ने भी ये बातें सुन ली। मैंने वो काम छोड़ दिया। मैं वापस जहाँ पर मैं रहता था, मैं वहाँ पर आ गया हैदराबाद। फिर मैंने वहाँ पर आकर एक वर्कशॉप पर काम शुरू कर दिया। वो वर्कशॉप वाला काम मुझे इतना रास आया कि मैंने अपनी वर्कशॉप बना ली। अब मेरे बेटे हैं, वो भी उन वर्कशॉप पर ही काम करते हैं। दोबारा मुझे उस तरह से चाँद की मखसूस रातों में अब बहुत कभी हो तो बुखार होता है, वो भी अगर मैं तावीज़ उतार दूँ तो। वो तावीज़ आज भी मेरे गले में है। मैं जब से जवान था तो मैंने वो तावीज़ पहना, उसकी मैंने बहुत हिफाजत की थी, क्योंकि उन बुज़ुर्ग ने मुझे ये कहा था कि ये तावीज़ तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा, एक ही दफ़ा मिलेगा, तो इसकी हिफाजत कर लेना। ये मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी थी जिसे मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकता, और जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत शुक्रिया गुलजार आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी अलीना शेयर कर रही हैं फ़ैसलाबाद से। अलीना कहती हैं, मैं फ़ैसलाबाद की रहने वाली हूँ और आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी ख़ौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले की बात है। मैं अपनी स्टडीज़ से फ्री थी। मुझे आदत थी मैं रात के टाइम हैंड फ्री लगाकर मोबाइल यूज़ करती करती अपने टेरेस पर वॉक किया करती थी। हम लोगों का घर ट्रिपल स्टोरी में था। 2 जो पोर्शन थे उनमें हम लोगों की अकोमोडेशन थी, और जो 3rd फ्लोर था हम लोगों का वो जस्ट टेरेस था, ओपन बहुत बड़ा छत था, और उसका जो फ्रंट एरिया था वहाँ पर ग्रिल लगी हुई थी, तो वो व्यू बहुत अच्छा लगता था। दिन के टाइम तो हम बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं आते थे, लेकिन रात में हम लोग अक्सर वहाँ पर मुझे आदत थी वॉक करने की। मेरे बहन भाई नीचे ही होते थे, क्योंकि सब 2nd फ्लोर पर ही हम लोग रहते थे। अपने रूटीन के मुताबिक तकरीबन रात 9:30 बजे का टाइम था, तो मैंने हैंड फ्री लगाई, खाना खाकर मैं ऊपर वॉक करने के लिए चली गई। अब यहाँ पर वॉक कर रही थी, मैंने शायद कोई म्यूज़िक प्ले किया हुआ था। मेरी रूटीन थी, मैं अक्सर जाती थी, ये कोई नई बात नहीं थी कि मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ। तो वॉक करते करते मैं कभी पूरे छत का मैं विज़िट कर रही थी, चक्कर काट रही थी, साथ में सॉन्ग सुन रही थी, साथ में मोबाइल यूज़ कर रही थी। एकदम से जो मेरी हैंड फ्री थी, उसका जो राइट साइड वाला हेड था वो किसी ने खींचकर मेरे कान से निकाला। मैं एक दफ़ा से चौंक गई कि ये किसने खींचा है। मैंने इधर उधर देखा कि शायद मेरा कोई भाई बहन आया हो। मैं मोबाइल में इतनी मगन थी, मैंने उन्हें देखा ना हो, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था, और बाकायदा मेरे कान से किसी ने उस हेड को खींचा था। मैंने इग्नोर कर दिया, मुझे लगा कि शायद मेरे अपने हाथ से अटक गया होगा तो निकल गया होगा। मैंने फिर कान में लगाया, फिर मैं मोबाइल को यूज़ करती करती मैंने पूरा वो ग्रिल वाले एरिया का चक्कर लिया। जैसे मैं बैक साइड पर आई, बाकायदा मेरे दोनों कानों में से किसी ने उस हैंड फ्री के जो दोनों हेड्स थे उनको खींच कर निकाला। मेरी चीख निकल गई। जैसे मेरी चीख निकली मैं बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि मुझे नज़र कोई नहीं आ रहा था और मेरे साथ ये काम कोई कर रहा था। मैं नीचे भागी, मैं बड़ी मुश्किल के साथ नीचे पहुंची। मुझे इतना डर लग रहा था कि मेरे से बोला नहीं जा रहा था। जैसे मैं आखिरी सीढ़ी पर पहुंची तो मैंने पीछे पलट कर देखा, तो बिल्कुल हम लोगों के छत के ऊपर मुझे कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। देखने में ऐसे लग रहा था कि जैसे उसने फ़्रॉक सी पहनी हुई और कोई लड़की है, उसकी आंखें चमक रही थीं। मैंने अपनी आंखों से उसको देखा, मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैं अंदर भागती हुई गई, मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई, अभी मेरे साथ ये काम हुआ और मैंने ऊपर किसी को खड़े हुए भी देखा है। फ़ौरन से मेरे भाई भागे, मेरी बहन भागी। इन लोगों ने कहा कुछ भी नहीं है, तुम वैसे झूठ बोल रही हो कि हम लोग ऊपर ना आए, तुम्हें तंग ना करें। ये लोग भागते हुए ऊपर गए, इन लोगों को वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आया। लेकिन हम लोगों की छत के ऊपर बहुत ज़्यादा खुशबू महक रही थी, बहुत ज़्यादा खुशबू, जैसे किसी ने अभी वहाँ पर परफ्यूम स्प्रे किया है। ये लोग नीचे आ गए। ये मेरा भाई आकर मुझे डांटने लग गया कि तुम परफ्यूम लगा कर ऊपर गई थी, इसीलिए तुम डर गई हो। मैंने से कहा कि मैंने तो परफ्यूम लगाया ही नहीं है, मुझे नहीं पता ये खुशबू क्यों आ रही है। अम्मी ने भी मुझे बहुत डांटा कि इतनी रात को ना ऊपर जाया करो, क्योंकि हम लोगों का टेरेस बहुत ज़्यादा ऊंचा था, तो अक्सर एक मखसूस लेवल पर ये गैर मरी मखलूक़ात फ़िज़ा में मौजूद होती हैं और वो अपना आप ज़ाहिर कर देती हैं। मैंने इनसे ये कहा कि ठीक है, मैं नहीं जाऊँगी। अब मेरी रूटीन थी, मैं जब तक ऊपर वॉक नहीं करती थी मैं फ़्रेश ही नहीं होती थी। नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, मैंने ये कहा कि मैं रात को ज़्यादा लेट नहीं जाऊँगी, मैं मगरिब के बाद चली जाऊँगी। अभी मैंने खाना भी नहीं खाया। अपनी रूटीन को पूरा करने के लिए मैंने मोबाइल लिया, मगरिब की अज़ान हुई, मैंने नमाज़ पढ़ी, मोबाइल लिया, अपनी हैंड फ्री ली और ऊपर चली गई। उस दिन मैंने शॉवर इवनिंग में ही लिया था, तो मेरे बाल खुले हुए थे, मैंने बाल अभी बांधे नहीं थे।
ना ही मेरे पास दुपट्टा था। मैं वैसे ही छत के ऊपर चली गई, क्योंकि वहाँ पर कोई होता तो था नहीं। हम लोगों का छत इतना ऊंचा था कि आस पड़ोस के लोग ऊपर नहीं देख सकते थे, हम लोग उनको झांक कर देख सकते थे। मैं फिर अपने छत के ऊपर आई, वहाँ पर मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। मैं वहाँ पर वॉक करने लगी, मैंने वैसे ही कानों में लगाया। काफ़ी देर मैं ग्रिल पर खड़ी रही। अच्छा, जिस टाइम मैं ग्रिल के ऊपर खड़ी थी, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे आकर कोई खड़ा हुआ है। बिल्कुल जैसे आपको एक एहसास होता है कि आपके साथ कोई खड़ा है, आपके पास कोई चल कर आता है तो आपके पास कोई खड़ा होता है तो एक फीलिंग्स आती हैं। मुझे वो फीलिंग्स आई कि मेरे पास कोई खड़ा है। मैंने पीछे पलट कर देखा तो कोई भी नहीं था, लेकिन वो एहसास बहुत ज़्यादा अजीब था। मैं चलने लगी। मैंने अपने आप को समझाया कि मैं बहुत वहम कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं कल जैसे डरी थी वही चीज़ मेरे दिमाग पर सवार है, तो ऐसा वैसा कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ है ही नहीं। मैंने ना चाहते हुए भी मैंने आज हैंड फ्री लगाई ही नहीं। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था मैं हैंड फ्री लगाऊँ। हैंड फ्री जो थी वो मैंने सामने जहाँ पर ग्रिल थी, उस ग्रिल के ऊपर मैंने इसको रख दिया कि मैं जाते हुए ले लूँगी, और मैं अपना मोबाइल यूज़ करती करती मैं छत पर वॉक करने लगी। एकदम से मुझे ऐसा लगा कि उस हैंड फ्री को किसी ने उठाकर छत के दरमियान में फेंका है। मैं अपनी आंखों से ये सब देख रही थी। उस हैंड फ्री को किसी ने जब उठाकर फेंका, मैं पीछे हट गई 2 कदम, और मैंने बाकायदा पूछा कि यहाँ पर कौन है, मुझे कौन तंग कर रहा है। मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। वो हैंड फ्री मेरे सामने पड़ी हुई थी। मैं इतना डर गई कि मैं हैंड फ्री उठा ही नहीं सकती थी। मेरे से उसके पास जाया नहीं जा रहा था। कहीं मैं उठाऊंगी तो कोई मुझे, जिसने हैंड फ्री फेंकी है, कहीं वो मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अब मैंने उस एरिया को क्रॉस करके स्टेयर से नीचे जाना था। मुझे डर लग रहा था। मैंने आवाज़ें देना शुरू कर दी अपने बहन भाइयों को। सबको आवाज़ें दे रही थी, अम्मी को आवाज़ें दे रही थी कि कोई मेरी आवाज़ सुन ले। लेकिन हम लोगों का घर जो था वो बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद जगह पर था। शोर शराबा, ट्रैफिक, मेरी आवाज़ शायद नीचे जा ही नहीं सकी। इतनी सेंस नहीं मुझे आई कि मेरे पास मोबाइल था, मैं किसी को कॉल कर लेती। लेकिन उस टाइम जो सिचुएशन थी, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। एकदम से मेरे बाल किसी ने पकड़ लिए। बाकायदा मेरे बाल किसी ने पकड़कर खींचने शुरू कर दिए। मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बाल जैसे टूट गए हैं। मैं चीख रही थी कि मुझे छोड़ दो, और मेरे बाल किसी ने पकड़े हुए थे। मैं उसी तकलीफ़ में वहीं पर गिरी और मैं बेहोश हो गई। अब काफ़ी देर होगी, मेरे घर वालों को फ़िक्र होगी कि पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। मेरी बहन भागती भागती ऊपर आई और मेरी बहन ने चीखना शुरू कर दिया। उसका चीखो पुकार सुनकर बाकी भी घर वाले आ गए, अब्बू आ गए, भाई आ गए, सब आ गए। मैं बेहोश हुई थी। मुझे उठाकर नीचे लेकर आए। मेरी बहन बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अम्मी ने पूछा कि तुम क्यों चीख रही थी, तुम्हें क्या हुआ है? मेरी बहन ने ये कहा कि ये छत के ऊपर गिरी हुई थी और इसके पास कोई बैठा हुआ था। वो ऐसे लग रहा था जैसे वो भी कोई लड़की है। मुझे काफ़ी देर के बाद होश आया। मेरी बहन बहुत डरी हुई थी। उसने मुझे ये बात बताई। जब मैंने अम्मी को सारी बात बताई, घर वालों को बताया कि ऐसे किसी ने हैंड फ्री पहले फेंकी और फिर मेरे बाल पकड़ लिए। मेरी गर्दन के ऊपर बहुत ज़्यादा नील के निशान थे। मुझे बहुत सा बुखार हो गया था। मेरे चेहरे के ऊपर भी ऐसा था जैसे किसी ने थप्पड़ मारा है, और बाकायदा फिंगरप्रिंट्स थे। अगले दिन हम लोगों के जिन आंटी के पास हम लोग कुरान पाक पढ़ते थे, वो दम वगैरह भी किया करती थी। उनका घर हम लोगों की गली का बिल्कुल लास्ट वाला घर था। उनके पास गए, वो नील भी उन्होंने देखे, वो थप्पड़ का निशान भी देखा, मेरे बाल भी देखे। मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। वो जिस चीज़ ने खींचे थे उसके बाद मेरे बाल अजीबोगरीब तरह के हो गए, जैसे उनमें कोई गिरा लग गई है, पता नहीं क्या हो गया मेरे बालों को। उन्होंने जब दम किया तो उनका ये कहना था कि आप लोगों का जो घर का जो छत है वो बहुत ज़्यादा हाइट पर है। तो ये अकेली वहाँ पर मगरिब के बाद जाती थी, घूमती फिरती थी, तो वहाँ पर जैसे जिन्नात का गुज़र बसर होता है, जिन्नात गुज़रते हैं, उनकी गुज़रगाह होती है। तो इसके साथ किसी ने शरारत की है, इसको तंग किया है। पहले दिन इसको अपना आप ज़ाहिर किया, ये नीचे भाग गई, उसने अपना आप इसको दिखा भी दिया। लेकिन दूसरे दिन ये फिर आकर मगरिब के बाद आई। जब मगरिब के बाद मैं ऊपर गई, उस वक्त वो मखलूक बिल्कुल वहाँ पर मौजूद थी, जिसने मुझे इस हद तक डराया, इस हद तक नुकसान पहुँचाया कि मैं वहाँ पर जाऊँ ही ना, मैं मगरिब के बाद ऊपर छत पर ना जाऊँ। अगर खुदा ना ख्वास्ता मैं ग्रिल के पास होती तो शायद वो मुझे नीचे भी फेंक देती, जिसने मुझे इस हद तक मेरे बाल खींचे और मुझे नुकसान पहुँचाया। फिर उन्होंने मुझे तावीज़ दिया और सख्ती से मना किया कि दोबारा कभी भी इतनी रात को छत के ऊपर नहीं जाना, मगरिब के बाद इतनी ऊंची हाइट वाली छत पर जाना ही नहीं है। वो तावीज़ लेकर हम घर आ गए। मेरी बहन को भी तावीज़ दिया क्योंकि उसने भी उस चीज़ को देख लिया था। अब हम लोग बहुत ज़्यादा डरने लग गए। काफ़ी अरसा हम लोगों के घर के वो जो 3rd फ्लोर था, जो टेरेस था, रात के टाइम ऊपर किसी के चलने की आवाज़ें आती थी
कभी किसी के भागने की आवाज़ें आती थी। ये सब उसके बाद शुरू हुआ जब मेरे साथ ये वाक़यात हुए। तकरीबन 1.5-2 साल हम लोगों को छत के ऊपर से ऐसी आवाज़ें आती थी रात के टाइम 12 बजे के बाद। मगरिब के बाद हम लोग ऊपर नहीं जाते थे, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, लाइट हो ना हो, वहाँ हम लोग मगरिब के बाद ऊपर नहीं जाते थे। हम लोगों को इतना डर लगता था। फिर उसके बाद अब अल्लाह का शुक्र है सब ठीक हो गया, खुद ब खुद ही ठीक हो गया। जब हम लोगों ने ऊपर जाना छोड़ दिया है तो उस मखलूक ने, उन जिन्नात ने हमें तंग करना और डराना छोड़ दिया। लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया अलीना आपका। जिससे ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर उर्दू सेंटर पर खंडर नावल की आज लास्ट एपिसोड थी। कल मैं एक नया नावल स्टार्ट कर रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्रामना है, जिसको सुनकर आप लोग बहुत ज़्यादा डर जाएंगे और आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो इतना हॉरर नावल है और वो है एक सरप्राइज़, क्योंकि उसका नेम मैं अभी नहीं बताऊंगी। जिन लोगों ने इस नावल को सुनना है हॉरर उर्दू सेंटर को जाकर अभी सब्सक्राइब करें। कल उसकी फ़र्स्ट एपिसोड होगी। नीलम वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें। और उर्दू कहानियाँ मेरी कज़न का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें। दोनों के चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। उनको सपोर्ट करिए जैसे मुझे करते हैं। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए दुआएं हैं। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, आपके पेरेंट्स को लंबी ज़िंदगी अता करे। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। कल तक के लिए अपनी होस्ट नुशीन विर्क को इजाज़त दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।